नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं एक नई कहानी आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आप भी सोचते होंगे कि यादव जी नई नई कहानियां लेकर के आते हैं, तो मैं उस कहानी का रूप बता देता हूं कि अब देश में जो 3 कानून थे उनकी जगह 3 नए कानूनों ने ले ली है, और वो है आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। इस बात से शायद मेरे बहुत सारे श्रोता अवगत नहीं होंगे कि क्या होने वाला है, लेकिन आज से वो तीनों नए कानून लागू हो गए हैं। इसमें मोटा मोटी बात यह है कि पुलिस यदि आपको गिरफ्तार करती है तो पहले ये प्रावधान था, मोटा मोटी बात बता रहा हूँ जो आपके ऊपर भी लागू हो सकती है, 24 घंटे में कोर्ट में पेश करने का प्रावधान था। अब पुलिस चाहे तो आपको 90 दिन तक घुमा सकती है और कोर्ट में पेश नहीं कर सकती। कई एक मसले ऐसे हैं जिनके आधार पर एप्लीकेशन लगाएगी, आपको रिमांड पर ले लेगी। पहले रिमांड 15 दिन की हुआ करती थी, अब रिमांड कितनी भी ली जा सकती है पूछताछ के नाम पर। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, और यह कोई ऐसा नहीं कि मैं केवल मैं अपने दर्शकों के ही बारे में बता रहा हूँ कि वो दर्शक ही प्रभावित होंगे। इससे पूरा भारत की जो जमात है, हिंदुस्तान की जो पूरी जनसंख्या है, वो प्रभावित होने वाली है। आपको मालूम है कि चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कि 10 वर्ष में जो कुछ आपने देखा वो तो ट्रेलर था, अभी ये फिल्म तो दिखाना बाकी है, और ये फिल्म हम अगली जो तीसरे बार हम सत्ता में आएंगे तब दिखाएंगे आपको। तो वो असलियत अब सामने आज से शुरू हो गई है, उस फिल्म की शुरुआत हो गई है। आपको मैं मोटी बात बता दूं कि पहले आईपीसी का मतलब आप समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो मैं बता देता हूं। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड। अब उसका नाम बदल करके कुछ और रख दिया है, मैंने पढ़ा है लेकिन मेरे को अब याद नहीं है कि उसका नाम क्या है, क्योंकि वो जो आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट हैं वो आज से नहीं है। एविडेंस एक्ट तो 1878 से चला आ रहा है देश में, लोगों के दिमाग में चढ़ गया है। आईपीसी लोगों के दिमाग में चढ़ गई है, सीआरपीसी लोगों के दिमाग में चढ़ गई है, वो नहीं भूल सकते, बहुत सारे लोग नहीं भूल सकते, क्योंकि अब नए कानून के लिए जो लागू होंगे वो आज से यदि लागू होते हैं तो उनको जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उस तरह से लागू होने के लिए 20 साल चाहिए आगे। 20 साल में आपके दिमाग में आएगी कि क्या चीज़ है। जैसे जज कोई फैसला सुनाते थे मर्डर के ऊपर, तो वो कहते थे आईपीसी की धारा 302 ताजे हिंद रात आपको फांसी की सज़ा दी जाती है। अब वो नहीं रहेगा, और वो कलम तोड़ दी जाती थी उसके बाद से जज के द्वारा, वो अब नहीं है। उसकी जगह अब ले ली है, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कुछ चीज़ें कागज़ पे नोट की हैं, वो ज़रूरी हैं। 302 जो धारा है आईपीसी की, जो हत्या का मुकदमा होता था, उसकी जगह अब 103/1 इस धारा का नाम ये हो गया है। 307 जैसे कोई किसी को मारने की कोशिश करता है, हत्या का प्रयास करता है, तो उसकी जगह अब धारा 109 हो गई है। 420 आप जानते होंगे, 420 लोग करते हैं एक दूसरे के खिलाफ धोखाधड़ी जिसको कहते हैं, उसकी धारा का नाम अब 318 हो गया। तो एक चीज़ और रह गई, मैं अभी आपको बता दूं कि आईपीसी में पहले धाराएं थीं कुल 511, और अब ये धाराएं नए एक्ट में बदल करके 358 हो गई हैं। ये मोटी मोटी बातें हैं जो मैंने कुछ लिख लिए हैं और आपको बताने के लिए। हालांकि मैं भी एक लॉयर हूँ, वकालत मैंने पढ़ी है, लेकिन कुछ चीज़ याद नहीं है।
पिछली आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में तो मुझे बहुत सारी धाराएं रटी पड़ी हैं। 1 मिनट में बता दूं मैं किस धारा में कौन सी चीज़ आती हैं जाती हैं। खैर, सीआरपीसी में जो 484 धाराएं थी अब वो बढ़ा करके 531 कर दी गई हैं, और एविडेंस एक्ट जो था उसमें 167 धाराएं थी, वो अब 170 कर दी गई हैं। तो ये मोटी बातें मैं आपके सामने ला रहा हूँ। अब बताइए, ये जो नई धाराएं हैं, जो नई 3 किताबें हैं, पिछले दिसंबर में लगभग 150 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से भगा दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया, और उसको मोदी सरकार ने अकेले ही अपने बलबूते पर पास कर लिया था और उनको एक्ट में बदल दिया। वो एक्ट भी बन करके आ गए हैं। पुरानी किताबों का क्या होगा पता नहीं, नई किताबें आ गई है, वो कितने की है, कोई वकील खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा, ये बहुत सारे मसले हैं। अब उलझने बहुत हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आंकड़े पहले आपको दे दूँ कि आंकड़ों की स्थिति क्या है पूरे देश में। आंकड़े ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 80 लाख के आसपास मुकदमे अभी भी लंबित हैं, और वो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के तहत सारे मुकदमों की सुनवाई होनी है। अच्छा, हाई कोर्ट में लगभग जो हाई कोर्ट हैं पूरे देश के, उसमें 60 लाख के आसपास मुकदमे अभी लंबित पड़े हुए हैं। उनका भी निपटारा पुराने जो एक्ट हैं तीनों, उनके हिसाब से होना है। ऐसे ही जो लोकल अदालतें हैं पूरे देश की, उसमें लगभग 4.5 करोड़, अब आप देखिए 4.5 करोड़ मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं, और उनका भी निर्णय जो पुराने एक्ट हैं उनके हिसाब से होना है। अब देश में वकीलों की भी बहुत बड़ी फौज है। मैं समझता हूँ करोड़ों वकील हैं। आप किसी भी जगह, किसी भी अदालत में चले जाइए, किसी भी कोर्ट में चले जाइए, वकीलों की फौज घूमती है। बेरोजगारी बहुत है, लोग लॉ कर लेते हैं फिर वकालत करते हैं। अब तमाम वकील, मैं समझता हूँ कि 0.1% वकील ऐसा होगा जिसने ये नई किताबें ली होंगी और पढ़ी होंगी, और वो आज से जो चीज़ें सामने आएंगी, जिसमें पुलिस मुलजिम को लाएगी और जो कुछ भी आगे प्रोसेस चलेगा अदालत में, वो नए एक्ट के तहत ही चलेगा। अब सवाल उठता है कि वकील पुरानी किताब पढ़े, पुराने कानून पढ़े या नए कानून पढ़े। अदालत अब नए कानून से निर्णय दे या पुराने कानून से निर्णय दे। ये इतनी उलझने पैदा हो चुकी हैं जिसके बारे में मैं जितना ज़्यादा कहूँ उतना कम है। आप जानते हैं कि अदालतों की क्या पोजीशन है। अदालत में जज साहब की समझ में कोई बात नहीं आती है तो फिर वो तारीख दे देते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है। यदि उनके समझ में आ जाए तो फिर निर्णय देने में उनको कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कहते हैं। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। अब ये समझिए कि जितने जो केसेस हैं उनमें ज़मीनों के सबसे ज़्यादा केस हैं। जितनी संख्या ज़मीनों के मामलों की है, बाकी केस तो बहुत कम होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़मीनों के जो गुड़गप्पे घोटाले जो होते हैं वो हैं। दूसरे का कब्जा कर लिया, दूसरे की बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकारी ज़मीन को घेर लिया, इस तरह के मसले हैं। ये अब एविडेंस एक्ट में बहुत सारा बदलाव हुआ है। कैसे किसको क्या करना है ये अभी किसी की कोई समझ में नहीं आ रही। तो इतनी हौच पौच हो गई है कि वकील भी चकरघिन्नी हो जाएंगे और अपनी फीस बढ़ा देंगे। फीस का भार किस पर जाएगा? जनता पर जाएगा, आप लोगों पर जाएगा। मतलब मीन्स आपसे मतलब यदि आपका केस है तो आपको भुगतना होगा। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि सरकार ने काम तो किया है, लेकिन मालूम नहीं सरकार किस सोच के साथ ये काम किया है, मैं नहीं समझता। एकदम से किसी चीज़ को बदल देना ये कोई बहुत बड़ी चतुराई नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ। अब आप कहेंगे कि भाई वहाँ तो सेलेक्ट कमेटी थी, पी चिदम्बरम साहब थे वहाँ पे, कांग्रेस के जो गृह मंत्री भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं, उन्हें तो सारा ज्ञान था, उन्होंने क्यों नहीं रोका? तो मैं आपको उनकी भी बात बता देता हूँ। पी चिदम्बरम साहब ने तमाम इस मसले पर पूरा विरोध किया था, विरोध दर्ज कराया था, लेकिन उनकी एक नहीं चली। और सेलेक्ट कमेटी में जो मेंबरशिप मोदी सरकार के सदस्यों की ज़्यादा थी, तो उनको सारे प्रावधान जो सरकार ने उनको रिव्यू करने के भी लिए भेजा था, वो सारे के सारे
ओके करके भेज दिया कि ये सारा सब कुछ ठीक है। और इस बीच वहाँ कोई संसद में बहस नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर विरोधी पार्टियों के नेता ही नहीं थे, सांसद ही नहीं थी, तो बहस कौन करता। फिर सरकार ने खुद अपने आप सारा काम कर लिया। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो संविधान बदलने की बातें चल रही थी, उनका संविधान बदलने का जो एक हिस्सा है वो इन तीनों कानूनों के जरिए कर दिया गया है। ये पूरा का पूरा कुठाराघात है जनता के अधिकारों पर। पुलिस आपको उठा ले जाएगी। अब ये एक चीज में बस जो मेरे समझ में आई है वो ये है कि किसी ने आपके खिलाफ शिकायत की, और शिकायत करने वाले से कहा जाएगा देख लेंगे। अभी उसके कहने से मुकदमा दर्ज नहीं होगा। जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसको कहा जाएगा, उसके पास पुलिस भेजी जाएगी, पुलिस सिपाही भेजा जाएगा कि आपको बुलाया है, मिलिए आकर के, आपके खिलाफ शिकायत आई है। ये दो चीज़ें हैं। एक तो शिकायत कराने वाले को जल्दी है कि एफआईआर दर्ज हो, दूसरा जिसके खिलाफ एफआईआर होनी है उससे कहा जाएगा आप आइए, मिलिए। मिलिए का मतलब क्या होता है आप खूब जानते हैं। हमारी भी पत्रकारिता बहुत लंबी है, हम कितना बड़ा हवाला दें हम कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर ये हालत है कि मिलने के पीछे जाने क्या क्या मिल जाता है। दलाल सक्रिय हो जाएंगे। दलाल तो पहले से भी थे, ऐसा नहीं है कि दलाली नहीं होती थी। यहाँ तो आपको मालूम है कि दलाल स्ट्रीट है बॉम्बे में, तो दलाल शब्द को बुरा कहना या भला कहना उसके बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं। हर चीज़ में दलाली चलती है, कैसी भी डील हो, शिक्षा के क्षेत्र में डील हो, कर्ज माफ़ी के मामले में डील हो, बैंक से लोन लेने के मामले में डील हो, यूनिवर्सिटी बनानी हो फेक, एनजीओ बनाना हो फेक, लोन माफ़ कराना हो, कुछ भी करा लीजिए, दलाल बीच में ज़रूर होगा और आपका काम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने अपनी आँखों से देखी है, प्रैक्टिकल किया है, हम सब जानते हैं। तमाम लोग कर्ज की बात आ जाती है। कर्ज वो लोग जो बहुत ही मल्टीनेशनल लोग स्तर पर लोग रहते हैं वो कर्ज लेते हैं और बैंकों से तड़ी पार हो जाते हैं और कोई उनकी पूंछ नहीं काट पाता। लेकिन हाँ, किसान, गरीब और जो नीचे का गरीबी वाला तबका है उसके यदि ऊपर 1 लाख भी कर्जा है, 50,000 भी है, तो उसके बदले में आपकी भेड़ बकरियां, जैसे मोदी जी कहा करते थे कि आपकी भैंस खोल ले जाएंगे। अब यहाँ इस कानून के तहत अब आप बैंक आपका की भेड़ बकरियां जरूर खोल ले जाएगा, आपकी दूसरी संपत्ति जरूर हड़प लेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ अब इस वीडियो के जरिए हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया था। चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि ये 3 कानून हैं, 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे, वो आज से लागू हो गए। और उस समय शायद भाषण में ये भी कहा गया था कि उनका चूंकि इनका विरोध भी शुरू हुआ था, तो ये कहा गया था कि जो अगली सरकार आएगी वो देखेगी कि उसको क्या करना है। अब अगली सरकार भी विपक्ष की तो आई नहीं, इनकी सरकार आई है, मोदी जी की। अब मोदी जी उसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये देखने की बात है। वैसे मैं आपको बता दूं कि देश में इन कानूनों के विरोध का सिलसिला शुरू हो गया है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने संसद में, पूरी भरी संसद में ये कहा कि ये जो 3 कानून थे आपने सांसदों को निलंबित करके लागू कर दिए गए। जो जनता का जो आम जीवन है, आम कहना चाहिए उनके जो अधिकार हैं, उन पर ये सीधा हमला है। तो ये एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। मैं समझता हूँ कई अदालतों में, जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर तमाम वकील भी इसमें सुगबुगाहट कर रहे हैं और वो शायद इसका विरोध करने का एक तरीका भी ढूंढ रहे हैं कि कैसे इन सब कानूनों का विरोध किया जाए और इन्हें लागू करने से रोका जाए। क्योंकि सरकार ने ये कानून क्यों लाए गए, क्यों बनाए, ये अभी तक किसी की समझ में नहीं आ रहा। कि केवल नाम बदल देने से, जैसे एकदम से जब पहले 2014 में सरकार आई थी तो दुनिया भर में नाम बदल दिए, इसका नाम बदल, उसका नाम बदल, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर, जाने किस तमाम तरह की चीज़ें सामने आई। एक नहीं है, वो सब आपकी जहन में है। तो इस तरह से अब ये जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है उसकी धाराएं बदल दी गई हैं।
मैं समझता हूँ 80% जो मामले हैं, जो लिखा पढ़ी है, वो उसी टाइप की है, लेकिन 20% केवल इधर से उधर कर दी गई है। उनको धाराओं को चेंज कर दिया गया है, कुछ प्रावधान बढ़ा दिए गए, कुछ धाराएं कम कर दी गई हैं किसी में। तो इनका अर्थ क्या है, क्या करने की ज़रूरत थी? किसी धारा में आपको तकलीफ थी, उसमें चेंज कर सकते थे उस धारा में। ये एक बहुत बड़ा सरल तरीका है कि कोई चीज़ जो आपको लग रहा है कि जनता के हित में नहीं है, तो उसमें एक संविधान में मैं समझता हूँ आज जो इंडिया गठबंधन है, जो विपक्षी जो दल हैं, उनके साथ आप कोई जनहित के कार्यक्रम को लागू करेंगे तो क्या इंडिया गठबंधन मना थोड़ी कर देगा। अब जैसे नीट का मामला है, आप ले लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण है। नीट का पेपर लीक हो गया, सीबीआई जांच कर रही, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो संसद में चर्चा होनी चाहिए। संसद से जो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट में गए हैं लोग, तो उनको संदेश देने के लिए क्या राहुल गांधी ने यही तो कहा था कि नरेंद्र मोदी और हम बैठ कर के यहाँ चर्चा कर लें और फिर एक संदेश दे दें कि भाई इस परीक्षा का हम ये हल निकालने जा रहे हैं। इसमें कौन सी बुराई है? इसमें कोई विरोध तो है नहीं, ना ये कोई सरकार पर हमला है। चलिए भाई, परीक्षा लीक हो गई और परीक्षा को दोबारा करा लें। ये सुझाव सारे सांसद मिलकर के कर सकते थे। लेकिन जो ओम बिरला है वो केवल अमित शाह के सारे में चलते हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई चर्चा हो। अरे भाई ठीक है, कोई ये जरूरी थोड़ी है कि भाई नरेंद्र मोदी ने वो पर्चा लीक कर दिया था, ये तो कोई नहीं कह रहा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं गोधरा से चली हैं। गोधरा में एक ऐसा आदमी पकड़ा गया है जिसका नरेंद्र मोदी के और दूसरे बड़े बड़े नेता जो बीजेपी के हैं, वहाँ सांसद विधायक हैं, उनके संग फोटो है। यहाँ तक कि ईरानी जी हैं जो, उनके साथ फोटो है। तो ये तार कहीं यदि कोई जोड़ना चाहता है और जुड़ रहे हैं तो फिर उनको फेस करना चाहिए। आपने तेजस्वी को जाने कैसे उनके जो पीएस था उसके साथ जोड़ दिया, तो वो करीब 4-5 दिन ऐसा चलाया गोदी मीडिया ने कि सारा पेपर लीक जो है तेजस्वी यादव ने ही करा दिया। लेकिन जब वो सारी कलई खुल करके सामने आई तो तेजस्वी के नाम का पता ही नहीं है अब कहाँ है क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं हम आपके सामने रख रहे हैं। आइए अब